जय हिंद दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, मैं आज मूल अधिकार लेकर आया हूं जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है, भाग 3 में है। तो मैं पिछली क्लासों में मूल अधिकार आपको पूरा डिटेल से पढ़ा चुके हैं। जो विद्यार्थी डिटेल से पढ़ना चाहते हैं वो जाकर प्लेलिस्ट से एक एक चैप्टर मूल अधिकार आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। आप वो उसमें से आप चाहे जो एग्जाम दीजिए, चाहे आप पीसीएस दीजिए या आरओ दीजिए या स्टेट की और अन्य वैकेंसी, चाहे जिस वैकेंसी का आप तैयारी कर रहे हैं आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन ये पर्सनली वनडे एग्जामों के लिए है, मतलब जो लोग ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं उनके लिए है कि एक ही क्लास में पूरा 12 से 35 तक आर्टिकल याद करा दिया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा संभावना ये रहेगा हमारा कि आपको आज ही अभी आधे घंटे के भीतर ही 12 से 35 अनुच्छेद, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद याद कराया जाएगा। और ये वनडे में मतलब चाहे आप एसएससी बैंक, रेलवे या रेलवे दे रहे हों या यूपीएसआई दे रहे हों या लेखपाल तैयारी कर रहे हों आगामी, या अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, टेट, सुपर टेट, शिक्षक की, तो इसके लिए अति ही ये महत्वपूर्ण है। आपके पास आधे घंटे का समय रहेगा। आधे घंटे में आप संपूर्ण रूप से आप 12 से लेकर 35 तक रिवीजन कर लेंगे। तो ये मूल अधिकार या इसी को मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। मूल या मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। मूल अधिकार क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें मैं डिटेल से बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी ओवरव्यू देते हुए चलूंगा। क्योंकि मूल अधिकार का जो टॉपिक लिए है, तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होता है। और विकास कैसे होगा, वो चाहे सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक दृष्टि से हो सकता है। तो इस तरह से जो भी विकास की मुख्य धाराएं हैं वो सभी के सभी आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में दिया गया है। एक तरह से मूल अधिकार का पूरे संविधान का जो सार है व्यक्ति के लिए वो मूल अधिकार में दिया गया है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार एक तरफ तो व्यक्ति को जीवन जीना सिखाता है, तो दूसरी तरफ शिक्षा एवं संस्कृति का मतलब आपको जो छोटे बच्चे हैं उनको शिक्षा भी दिलाता है। तो एक तरह से ये आपको आर्टिकल 14 में आप देखेंगे तो न्याय की मतलब कि चाहे वो राजा हो या कोई छोटा से छोटा व्यक्ति हो, गरीब हो, लेकिन सभी के लिए न्यायालय एक समान है। तो एक तरह से अनेकता में एकता का प्रतीक जो है, जो भारतीय संस्कृति में हर स्थान पर मिलता है, वैसे ही मूल अधिकार में भी मिलता है। तो मैं अब एक एक आर्टिकल पर बात करूंगा और आपको 12 से लेकर 35 तक अभी आधे घंटे में प्रयास हमारा ये रहेगा कि याद करा दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है आर्टिकल 12। कौन सा आता है? आर्टिकल 12 और 13। अब आप कहेंगे इसे क्यों एक साथ लिखा जा रहा है? तो इसका कारण है, देखिए आर्टिकल जो 12 है ना, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या है फ्रेंड्स? राज्य की परिभाषा दी गई है। मतलब कि राज्य क्या है, राज्य का क्या कर्तव्य है, यहाँ पर राज्य की परिभाषाएं दी गई है। और आर्टिकल जो 13 है इसमें विधि की परिभाषा दी गई है। विधि की परिभाषा दी गई है। विधि यानी कानून की परिभाषा दी गई है। तो राज्य क्या होता है? जो क्या कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है, विधायिका होती है, और जो बीमा कंपनियां विभिन्न हैं, इसके अलावा जो विश्वविद्यालय हैं, ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं विधायिकाओं को, इन्हीं कार्यपालिका के जो विधि होते हैं, जो कानून होते हैं, जो अध्यादेश होते हैं, जो आर्डर होते हैं, वो सब विधि के अंतर्गत आते हैं। अतः जो भाषा की अगर बात की जाए, यानी परिभाषा की अगर बात की जाए, तो परिभाषा की अगर बात की जाए तो परिभाषा 2 आर्टिकल में दिए गए हैं, 12 और 13 में। 12 में दिया गया है राज्य की परिभाषा, आप किसी राज्य में रह रहे हैं तो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में दिया गया है। और आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा दी हुई है। तो इसे आप समझ सकते हैं। और आपको, मुझे उम्मीद है कि याद भी हो गया होगा कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है और आर्टिकल 13 में किसकी परिभाषा है फ्रेंड? तो विधि की परिभाषा है। आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 13 में विधि की परिभाषा। अब देखिए, जो मूल अधिकार है, कुछ मूल अधिकार दिए गए हैं। देखिए, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार था। कितना? मूल संविधान में 7 मूल अधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार है।
वर्तमान में 6 मूल अधिकार है, मूल संविधान में 7। अब आपके मन में आ रहा होगा 7वां मूल अधिकार कौन सा था? तो 7वां मूल अधिकार जो था वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। यह मूल अधिकार आर्टिकल 31 में है। किसमें है? आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 में है। इसके अलावा आर्टिकल 19(1) चा में है। आर्टिकल 19(1) चा में अर्जन व्ययन धारण करने की संपत्ति की मूल अधिकार था, लेकिन इसे समाप्त क्या कर दिया गया? इसे जो मूल अधिकार था, ये पहले क्या था? संपत्ति का अधिकार पहले था। मूल अधिकार क्या था फ्रेंड्स? पहले ये मूल अधिकार था, मूल अधिकार था, मूल अधिकार था। लेकिन अब ये क्या है? अब ये कानूनी अधिकार है। अब क्या है? अब ये कानूनी अधिकार है। अब ये क्या है? कानूनी अधिकार है। पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब ये कानूनी अधिकार। इसका मतलब कोई न कोई संशोधन हुआ होगा। तो कौन सा? 44वां संविधान संशोधन होता है सन 1978। अब सन में कंफ्यूजन होता है, सन 1978-76, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में एक संशोधन बहुत प्रसिद्ध है 42वां, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान 42वां संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो सन में इसमें कंफ्यूजन होता है। देखिए 42 पहले आया तो 76 पहले आया, 44 बाद में आया तो 78 बाद में आएगा। पहला चीज। दूसरा चीज 4-2-6, मतलब कि 1976 वाला मतलब 6 4-2-6 आ रहा है, 4-4-8 आ रहा है। तो इसको आपको 42वें पे ध्यान नहीं देना है। आपको विशेष रूप से अभी बात कर रहे हैं मैं 44वें संविधान संशोधन 1978 में। 1978 में संविधान संशोधन होता है, और इसे जो ये मूल अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, इसे यहाँ से निश्चित करके मतलब कि हटाकर इसे क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार बना दिया गया, संपत्ति के अधिकार को। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। आर्टिकल 31 भी आपको याद हो गया होगा, 19(1) भी आपको याद हो गया होगा कि संपत्ति का अधिकार किसमें था? तो 19(1) और आर्टिकल 31 में। अगर इसको और आप डिटेल समझना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट से जाकर आप मूल अधिकार की जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था। इसके अलावा 31 का है, खा है, गा है, और उसमें संविधान संशोधन हुआ था, प्रथम संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन। तो वो सब बातें आपको वहां से मिल सकती हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इतना ही महत्वपूर्ण है वनडे नेचर। अब देखिए 6 मूल अधिकार जो है वो कौन कौन से हैं? जैसे है समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। पहला समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो मैं एक एक मूल अधिकार पर बात करूंगा, एक एक मूल अधिकार पर मैं अभी बात करूंगा। तो देखिए सबसे पहला कौन सा है? समता का अधिकार। कौन सा है? समता का अधिकार। समता का अधिकार। ये अधिकार कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। कहां से कहां तक है फ्रेंड? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, मतलब कि इसमें 5 मूल अधिकार दिए गए हैं इस समता के अधिकार में। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए आर्टिकल 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18, मतलब कि 5 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए पहला है आर्टिकल आप 14 में आएंगे। आर्टिकल 14 है, तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि जो कानून विधि सभी के समान एक समक्ष रहेगा। क्या रहेगा फ्रेंड्स? विधि सभी के समान कानूनी समता का अधिकार, या विधि आप कह सकते हैं इसे कानूनी समता का अधिकार। कौन सा? कानूनी समता का अधिकार। कानूनी समता का अधिकार, या आप इसे ड्राफ्टिंग करवा दें। कानूनी समता का अधिकार। क्या? कानूनी समता का अधिकार। कानूनी समता का अधिकार ये किसमें है? तो ये आर्टिकल 14 में है, यानी अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 14 में है कानूनी समता का अधिकार। ये क्या कहता है? इसमें 2 शब्दावली यूज होती है। इसमें 2 शब्दावली यूज होती है। एक विधि के समक्ष समता। कौन से? विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समता। दूसरा होता है विधि के
विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण। ये पूछा जाता है कि ये शब्दावली कहाँ से ली गई है, तो ये शब्दावली ब्रिटेन से ली गई है। और ये शब्दावली कहाँ से ली गई है, तो ये शब्दावली अमेरिका से ली गई है। कहाँ से फ्रेंड, ये अमेरिका से ली गई है। तो ये पूछा जाता है, बार बार एग्जामों में पूछा गया है कि विधि के समझ क्षमता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो कानूनी समता का अधिकार ये कहता है कि विधि जो भारत का कानून है ये सभी के लिए एक समान है, वो चाहे राजा हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, सभी के लिए समान है। और ये विधि के समक्ष समता का अर्थ ये होता है फ्रेंड्स कि जो न्यायालय में न्याय देवी की मूर्ति रखी हुई होती है, आंख में पट्टी बंधी होती है, हाथ में एक तराजू रखा होता है, दोनों का पगड़ा एक समान रहता है। तो ये यही सिद्ध करता है कि विधि सभी के समान समान है, सभी व्यक्तियों के समक्ष समान है, चाहे वो राजा हो या गरीब से गरीब व्यक्ति हो, विधि सभी के समान समान व्यवहार करेगा। लेकिन विधि के समान संरक्षण अमेरिका वाली शब्दावली कहता है कि विधि सभी के समान, सभी के समक्ष समान संरक्षण करेगा ही, सबका समान न्याय करेगा, लेकिन समानों के लिए समान, असामानों के लिए असमान। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे पुरुष और महिला हैं, तो महिलाओं को रेलवे में, बसों में अलग से सीटें आरक्षित की जा सकती है। जैसे एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी है, इनके लिए नौकरियों में आरक्षण की विधि दी जा सकती है। आरक्षण पर मैं बात नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि आरक्षण पर अभी बात करूंगा तो आधे घंटे आरक्षण पर ही चला जाएगा। इसलिए आप लोगों का जो आरक्षण के मामले में मत हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा, देखूंगा कि क्या आपने लिखा है। तो कानूनी के आर्टिकल 14 कानूनी समता का अधिकार देता है। विधि के समता ब्रिटेन से लिया गया है, विधि के समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। 14 हो गया। अब आर्टिकल आइए 15। आर्टिकल 15 कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है भेदभाव का अंत। क्या कहता है? भेदभाव का अंत करता है। फ्रेंड्स, भेदभाव का अंत आर्टिकल 15 करता है। मतलब कि आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर इस तरह से आप किसी के साथ, जैसे कहीं सार्वजनिक स्थान है, स्नानागार है या टाकीज वगैरह है, सिनेमा घर है या मेला है या बाजार है या कोई भी सार्वजनिक स्थान है या कुआं है या तालाब है, वहां पर आप किसी के साथ जाति, लिंग, धर्म आधार के, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल या अनुच्छेद 15 कहता है। अब आइए अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समता। क्या कहता है? अवसर की समता। अवसर की समता। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समता। अवसर की समता का आशय यह है फ्रेंड्स कि आप अपने योग्यता के अनुसार, आपके अंदर अगर भीतर से योग्यता हो तो आप आईएएस बन जाइए, आप पीसीएस बन जाइए, आप समीक्षा अधिकारी बन जाइए, आप दरोगा बन जाइए, आप लेखपाल बन जाइए, आप टीचर बन जाइए। मतलब आपके भीतर जो भी क्षमताएं हो, आपके अंदर जो भी योग्यताएं हैं उसके अनुसार आपको अवसर दिया जाएगा, आपको वैकेंसी निकाली जाएगी, आप उसमें एग्जाम दीजिए और आप उसमें सिलेक्ट हो जाइए। तो ये अवसर की समता देता है और अवसर की समता देता है। और महिलाओं, बच्चों, पुरुषों और एससी एसटीओ के लिए भी ये भी विशेष प्रावधान कर सकता है। और संसद जो है ना, वो आर्टिकल 16(3) के तहत निवास संबंधित भेदभाव कर सकती है। मतलब कि निवास संबंधित प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में संसद अगर कानून बना दे कि 70% जो वैकेंसी रहेगी, मतलब जैसे 100 पद है तो 100 में से 70 पद जो रहेगा वो उत्तर प्रदेश पर्सनल के लिए रहेगा, 30 पद जो रहेगा वो किसी भी राज्य के लिए हो सकता है। तो ऐसा कानून संसद बना सकते हैं। लेकिन राज्य नौकरियां देते समय किसी के साथ जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या निवास के आधार पर या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, इन 6 जो आधार हैं, इन आधार पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा नौकरियां देते समय। ये आर्टिकल 16 में कहा गया है। वहीं अगर आप आएंगे आर्टिकल 17, वहीं पर आप आएंगे आर्टिकल 17, तो यहाँ पर कहा गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत का आशय यह है फ्रेंड्स कि छुआछूत, मतलब आप किसी के साथ
छुआछूत का भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई आप ब्राह्मण कोट के व्यक्ति हैं, कोई SC/ST कोट का व्यक्ति है, अगर आपके समक्ष बैठता है तो आप उसे इस आधार पर नहीं दुखदार सकते हैं कि बाहर भगा नहीं सकते हैं कि आप इस निम्न कोट के हैं। ये आजादी देता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब कि ये भी एक तरह से छुआछूत का अंत ही, छुआछूत का अंत करता है आर्टिकल 17, मतलब ये भी एक तरह से भेदभाव का अंत करता है। अब आइए आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। उपाधियों से बड़ा प्रभाव पड़ता है, उपाधियों से बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे आपने हिस्ट्री पढ़े होंगे तो उसमें बहुत बड़े बड़े से नाम आते थे, उसके बाद उसका छोटा सा नाम जुड़ जाता है, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए राज कहता है, देश संविधान हमारा कहता है आर्टिकल 18 कि आप कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उपाधि आप धारण कर सकते हैं। जैसे शिक्षा के मामले में हुआ, सेना के मामले में हुआ, आप उपाधि धारण कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर आप लगाते हैं, PhD कर लिए डॉक्टर लगा लिए, MBBS कर लिए डॉक्टर लगा लिए, आप पॉलिटेक्निक जैसे डिप्लोमा कर लिए इंजीनियर लगा लिए, या बीटेक वगैरह कर लिए इंजीनियर लगा लिए। तो इस तरह से शिक्षा में आप डिग्री लगा सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं राजा मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा जो उपाधियां होती हैं उस तरह से आप उपाधि नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको पद्म भूषण, विभूषण और पद्मश्री वगैरह भी मिल सकता है, लेकिन उसे आप अपने नाम के आगे नहीं लगाएंगे। विदेशी अगर उपाधि आपको लेना है तो राष्ट्रपति के अनुमति से ही विदेशी आप उपाधि ले सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये समता का अधिकार हुआ आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गया होगा। आर्टिकल 14 में है कानूनी समता का अधिकार, आर्टिकल 15 में है भेदभाव का अंत, आर्टिकल 15 में है भेदभाव का अंत, और आर्टिकल 16 में है अवसर की समानता, आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, और आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। तो इस तरह से फ्रेंड ये समता का अधिकार और पहला प्रकार का जो मूल अधिकार दिया गया है भारतीय नागरिकों को वो ये हुआ। अब दूसरा देखिए, ये हो गया समता का अधिकार। अब दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या फ्रेंड? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये कैसा है? ये दूसरा है। पहला समता का अधिकार हो गया, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया। कहाँ से? 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। आर्टिकल 19 हो गया, 20 हो गया, 21 और 22, मतलब कि 4 प्रकार के मूल अधिकार देता है। स्वतंत्रता का अधिकार 4 प्रकार का स्वतंत्रताएं देता है। देखिए पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता। दूसरा 20 देता है दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। और 21 देता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या फ्रेंड्स? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 देता है मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। देखिए विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 देता है, मतलब कि आपके मन में कोई विचार आ सकता है, आप चिंतन कर रहे हैं, आपके भीतर कोई विचार कर रहा है तो आप उसे अभिव्यक्ति कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति कैसे करेंगे? आप संकेतों में कर सकते हैं, आप लिखित रूप से कर सकते हैं, और आप बोल कर सकते हैं। मतलब कि बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 देता है, और बोलने की आज़ादी आर्टिकल 19 देता है। और अगर आप और भीतर जाएंगे आर्टिकल 19(1) का है, खा है, गा है, घा है,
अंगा है और छा है। चा को तो हटा दिया गया, तो जो का है इसमें बोलने की आजादी देता है, जो का है इसमें बोलने की आजादी देता है, आप अच्छे से बोल लेते हैं। और इसी में प्रेस की स्वतंत्रताएं भी है, सूचना का अधिकार भी है, झंडा फहराने का अधिकार भी है। इस तरह से जो मीडिया है उसे बोलने का या प्रेस का स्वतंत्रता का आजादी देता है कौन सा आर्टिकल 19। भारत के सभी व्यक्तियों को नागरिकों को बोलने का अधिकार देता है अनुच्छेद 19। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बोलने की आजादी हमें कहां से मिलती है, 19 से। हमारे अंदर हमारे मस्तिष्क के भीतर जो भी विचार आएगा उसे मैं अभिव्यक्त करूंगा। अभिव्यक्त कैसे कर सकता हूं, बोलकर अभिव्यक्त कर सकता हूं, संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता हूं और लिखकर भी अभिव्यक्ति कर सकता हूं। और आर्टिकल 19(1) में कहा बोलने की आजादी दी गई है। और 19(खा) में क्या कहा गया, जैसे एक व्यक्ति है वो अच्छे से बोलने लगा, बोलने के बाद क्या करने लगेगा, सभा करने लगेगा, सम्मेलन करने लगेगा। तो आर्टिकल 19(1) में सभा करने या सम्मेलन करने का अच्छा सा खासा सभा करने लगा, सम्मेलन करने लगेगा, तो वह एक राजनीतिक पार्टी बना लेता है या कोई भी पार्टी बना लेता है। तो संगठन यानी कि पार्टी बनाने की आजादी आर्टिकल 19(1) देता है। उसके बाद पार्टी बन गई तो अब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक घूमना भी है, मतलब कि घूमने यानी विचरण करने की आजादी अनुच्छेद 19(1) देता है। और 19(1) कहता है कि आप घूमते घूमते अगर थक जाते हैं, अगर आप घूमते घूमते थक जाते हैं तो आपको निवास से संबंधित भी आजादी मिलती है कि आप कहीं पर भी किसी भी राज्य में आप निवास कर सकते हैं। और क्या वहां पर आप जमीन लेकर आप घर मकान भी बना सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 19(1) और अंगा विचरण और निवास संबंधित प्रतिबंधित भी लगा सकता है आर्टिकल 19(4) के तहत। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक कहा गया है 19(5) के 5 के तहत इस पर प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए जनजाति क्षेत्र है तो खूंखार जनजाति है तो वहां पर नहीं जाने देगा। और 6 में कहा गया कि आप कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है। 6 में कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं लेकिन मानव व्यापार नहीं कर सकते हैं। इसका प्रतिबंधित आर्टिकल 19(6) के तहत 19(6) के तहत इस पर प्रतिबंधित लगाया जा सकता है। अगर आपके बोलने से आजादी मतलब कि देश की एकता अखंडता खतरा में पहुंचती है तो आर्टिकल 19(2) के तहत इस पर बोलती बंद कर दी जा सकती है। आपने सभा किया उसके माध्यम से या संगठन बनाया उसके माध्यम से अगर हड़ताल करते हैं तो 19(3) के तहत आप सभा करने पर प्रतिबंधित और 19(4) के तहत आपको संगठन बनाने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इस तरह से 19(1) का में बोलने की आजादी, खा में सभा करने की, गा में संगठन बनाने की, घा में विचरण घूमने की, अंगा में निवास करने की, छा में कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन इसके साथ ही साथ 19(2) के तहत बोलने की आजादी को छीन सकता है अगर आपकी बोलने से देश की एकता अखंडता खतरा में होती है और लोक शिष्टाचार बिगड़ता है। सभा करने में 3 से और संगठन में 4 से और विचरण निवास में 5 से और कारोबार अगर आप कोई गलत कारोबार कर रहे हैं तो अनुच्छेद 19(6) के तहत आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो इस तरह से ये आर्टिकल 19 हुआ। अगर अब आर्टिकल 20 की बात की जाए तो 2 सिद्धि के विरुद्ध, मतलब कि इसमें आर्टिकल 20 में 1 है, 2 है और 3 है। आर्टिकल 20(1) में कहा गया है कि आप आर्टिकल 19(20)(1) में कहा गया है कि आप मान लीजिए आपको अपराधी तभी समझा जाएगा, आपको दोषी तभी समझा जाएगा जब आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो अपराध की श्रेणी में आता होगा। आर्टिकल 20(1) कहता है। आर्टिकल 20(2) कहता है कि आपने जैसे कोई अपराध किया है उस अपराध के लिए जितना दंडित सजा होने का मतलब कानून बना होगा उतना ही सजा सुनाई जाएगी, उससे अधिक नहीं सजा सुनाई जाएगी। न ही कोई कानून बनाकर तुरंत आपके ऊपर सजा सुनाई जा सकती है। मतलब आर्टिकल 20(1) कहता है कि जैसे आपने आज कोई गलत कार्य किया है तो उसके लिए जितने संविधान में जो भी कानून बनाया गया है उसी के आधार पर आपको सजा दी जाएगी, न कि अभी तुरंत कानून बनाकर आपके ऊपर सजा दी जाएगी। इसको आर्टिकल 20(2) कहता है। आर्टिकल 20(2) कहता है। आर्टिकल 20
आर्टिकल 20 2 कहता है। तो इस तरह से आर्टिकल मतलब कि इसमें है आपको अपराधी तभी समझा जाए जब आप कोई अपराध की श्रेणी में किए होंगे। और आर्टिकल 20 2 कहता है कि जब आपने कोई अपराध किया है तो उसको दोहरा दंड रोकने से रोकता है, से रोकता है। अब आइए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आशय क्या है फ्रेंड? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब कि प्राण, अपने प्राण की, और दैहिक मतलब देह से है। किससे है? देह। मतलब कि आप अपने प्राण और देह की रक्षा करने की आपको स्वतंत्रता है। और इसी के तहत तमाम जैसे अधिकार प्राप्त, विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधीवाद में, मोहिनी जैनवाद में शिक्षा का अधिकार मिला था। आर्टिकल 21(1) में क्या है? आर्टिकल 21(1) का में क्या है? शिक्षा निःशुल्क 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और एम.सी. मेहतावाद में स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है। वहीं स्वामी पुट्टा स्वामी वाद में कहा गया था निजता का अधिकार, मतलब कि राइट टू प्राइवेसी। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, ये आपकी आज़ादी है, ये आपकी निष्ठा है। इस पर कोई हस्तक्षेप न तो राज्य सरकार कर सकती है, न तो कोई व्यक्ति कर सकता है। आप किसी के साथ में रात में रह रहे हैं, पुलिस आपके घर में छापामारी नहीं कर सकती। ये सब आर्टिकल 21 देता है। इसको मैं डिटेल से बताया हूँ, वहां से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर केवल प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का है आर्टिकल 21। आर्टिकल 22 में मनमानी गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, मतलब कि पुलिस आपको मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती भी है तो उसका आपको पुलिस को कारण बताना पड़ेगा कि आखिर मैं क्यों गिरफ्तार कर रहा हूँ। दूसरा चीज ये कि आपको 24 घंटे के भीतर आपको निकटतम न्यायालय में वो भेजेगा, पेश करेगा। और तीसरी बात ये कि आप किसी वकील से आप सलाह मशवरा ले सकते हैं। लेकिन दो व्यक्तियों को ये आज़ादी नहीं दी जाती है। पहला विदेशी कोई शत्रु है यानी आतंकवादी है, दूसरा कोई संभावित व्यक्ति है, निवारक निरोध में व्यक्ति है। मतलब कि जैसे किसी के ऊपर शक हो जाए कि ये व्यक्ति गलत काम कर सकता है तो उस व्यक्ति को अगर बंद कर देंगे तो 3 महीने तक वो व्यक्ति नहीं पूछ सकता, नहीं बोल सकता। लेकिन 3 महीने के बाद यही तीनों बातें उस पर भी लागू होगी। मतलब कि उसको भी अगर 3 महीने से ज्यादा रखना है तो उसको भी कारण बताना पड़ेगा और 24 घंटे के भीतर उसे निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। इस तरह से फ्रेंड ये हुआ स्वतंत्रता का अधिकार और दूसरा मूल अधिकार ये समाप्त हुआ। आपने देखा कि 19 में है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 20 में है 2 सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण और 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और 22 में है गिरफ्तारी पर प्रतिबंध है। क्या है? गिरफ्तारी पर प्रतिबंधित है। अब देखिए तीसरा, आप देखिए धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में, आर्टिकल 23 और 24 में है। तो आर्टिकल 23 और 24, तो आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 23 कहता है, आर्टिकल 23 ये कहता है कि मतलब कि ये किसी बेगार श्रम, क्या? बेगार श्रम पर प्रतिबंधित करता है या बेगार प्रथा पर प्रतिबंधित करता है, मानव व्यापार पर प्रतिबंधित करता है, दास प्रथा का विरोध करता है, या मतलब कि मानव के गरिमा के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जा रहा है तो इसे आर्टिकल 23 उसे रोकेगा। जो मानव का क्रय विक्रय, मतलब कि स्त्रियों का जो क्रय विक्रय किया जाता है उसी को कबूतरबाजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कबूतरबाजी। भी पूछा गया है कि किस आर्टिकल से संबंधित है, तो आर्टिकल 23 से संबंधित है। कबूतरबाजी, क्या? कबूतरबाजी किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आर्टिकल 23 से। कबूतरबाजी किसे कहते हैं? तो जो स्त्रियों का जो क्रय विक्रय करते हैं, मानव का जो क्रय विक्रय कहते हैं, उसी को कबूतरबाजी कहा जाता है। तो इस तरह से शोषण का मतलब यही होता है कि आपने कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं, आप कोई कार्य करना नहीं चाहते हैं लेकिन आपसे वो काम कराया जा रहा है, तो ये क्या है? आपके तो यही क्या है? आपका शोषण किया जा रहा है। या कोई काम आप करते भी हैं तो उसकी उचित मजदूरी नहीं दी जा रही, तब भी उसे शोषण कहा जाएगा। तो इस तरह से जो आर्टिकल 23 है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है और इसमें
ये सभी चीज़ों पर दास प्रथा पर प्रतिबंधित लगता है, या कोई पुरानी रूढ़वादिता है तो उस पर भी प्रतिबंधित करता है, और बेकार श्रम मानव व्यापार दास प्रथा पर प्रतिबंधित करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कितने, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को खतरनाक कारखानों में न लगाया जाए, या जैसे कोयले की खान है या और कोई खान है तो उसमें भी न लगाया जाए, या जैसे होटल वगैरह है तो उसमें भी 14 वर्ष से कम बच्चों को न लगाया जाए। क्यों? क्योंकि ये सहमति असहमति देने के निर्णायक के लायक नहीं रहते हैं। ये बच्चे होते हैं 14 वर्षीय के, इतने समझदार नहीं होते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। उनसे जो काम करवाएंगे आप वो करेंगे। इस तरह से ये एक तरह से इनका भी क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। तो आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या खतरनाक कारखानों में न लगाया जाए। तो ये आर्टिकल 23 और 24 हो गया। अब चौथा मूल अधिकार है, कौन सा? चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है फ्रेंड्स? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। कहाँ तक? 25 से लेकर 28 तक आर्टिकल दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसे भी देख लेते हैं। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28, ये 4 आर्टिकल दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए 25 क्या कहता है? 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता। और आर्टिकल 26 कहता है धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता, प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 26। और आर्टिकल 27 कहता है करों के संदाय से छूट। करों के संदाय से छूट। करों के संदाय से छूट। और आर्टिकल 28 कहता है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध। धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। देखिए आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, मतलब कि जो आपके भीतर आपका मन जो कहे आप उसी धर्म को अपनाइए। ये कहता है अंतःकरण का मतलब ये होता है कि जो आपके भीतर से कोई बात जागृत हो, मतलब आप किस धर्म को अपनाना चाहते हैं। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता में ये कहा गया है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं और उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इतना तक ही नहीं, उस धर्म में जो भी कर्मकांड, मतलब कि जो भी उस धर्म में अच्छी बातें लिखी हुई हैं उसे क्या कहेंगे? उसे एक तरह से कर्मकांड कहेंगे। तो उसे आप कर सकते हैं। मतलब कि धर्म के कर्मकांडों को आप धारण कर सकते हैं। तो धारण करेंगे तभी तो आप किसी न किसी धर्म से रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता ये कहता है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, आप उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रचार प्रसार के मतलब ये हुआ कि आप उस धर्म के बात आप किसी व्यक्ति से अभिव्यक्त कीजिए कि इस धर्म में ये बातें अच्छी हैं, ये बातें अच्छी हैं। तो अगर वो सामने वाला व्यक्ति चाहे तो वो धर्म अपना सकता है। लेकिन इसी में एक वाद आया था। उस वाद में ये कहा गया था कि आप किसी को जबरियन, मतलब कि जबरदस्ती या लोभ लालच देकर या पैसा कौड़ी देकर आपको किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 25 में ही कहा गया है। तो आप अपना धर्म मान सकते हैं, उस धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, और उसमें जो भी बातें लिखी हुई है उसको आप धारण कर सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति अगर चाहे तो आपसे प्रभावित होता है तो वो भी धर्म धारण कर सकता है। लेकिन आप किसी को लोभ लालच देकर और डरा धमका कर उसे आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, यह संविधान के विरुद्ध है। आर्टिकल 26 कहता है कि जो आपने धर्म में
आपने जो धर्म अपनाया है उसके प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। मतलब ये जो संस्थाएं होती हैं वो अपने अपने धर्मों को, जो धर्म से संबंधित संस्थाएं होती हैं वो अपने धर्म के प्रबंधन की उनको स्वतंत्रता देता है कि अपने अपने धर्म को आप बनाए रखिए। क्योंकि भारत में कई धर्म हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, फारसी है, ये सारे क्या हैं, धर्म अलग अलग हैं। तो सभी धर्म के अपनी अपनी अलग अलग संस्थाएं हैं। वो संस्थाएं चाहे तो अपना धर्म का प्रबंधन कर सकती हैं, इसकी आज़ादी देता है आर्टिकल 26। आर्टिकल 27 कहता है करो कि समुदाय से छूट। मतलब कि भारत सरकार ये नहीं कह सकती, जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो योगी जी या राज्य सरकार या भारत सरकार ये नहीं कह सकती है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए आप सभी लोग 101 रुपए कर दीजिए, आप 101 रुपए टैक्स दीजिए पूरे भारतवासी या पूरे उत्तर प्रदेश के वासी। ऐसा न तो राज्य सरकार कह सकती है न तो केंद्र सरकार कह सकती है। मतलब किसी विशेष एक धर्म के लिए आप किसी को कर लेने से आप बाध्य नहीं कर सकते, कर देने से आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो करों के संधाय से छूट मतलब कि आप अगर इसमें मतलब कि कर से संबंधित आज़ादी देता है कि कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। मतलब कि जो विद्यालय हैं वो चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, लेकिन बशर्ते ये रहना चाहिए कि वह राजनिधि से पैसा वसूल, मतलब पैसा लेता हो, यानी कि राज्य से पोषित हो या केंद्र सरकार से पोषित हो। ऐसे विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, समस्या हो जाएगी। समस्या इसलिए हो जाएगी कि सभी धर्म के लोग आते हैं कॉलेज या विद्यालय में, तो उसमें अगर किसी पर्सनल धर्म की अगर शिक्षा दी जाएगी तो उससे समाज प्रभावित होगा और राष्ट्र की एकता अखंडता एक तरह से खतरे में पड़ेगी। तो इस तरह से भी समस्याएं हो सकती हैं। तो इसीलिए आप अगर शिक्षा देना चाहते हैं तो आप अपना संस्था खोलिए, आप पर्सनल उसमें आप शिक्षण संस्थान धर्म से संबंधित दे सकते हैं। लेकिन सरकारी या प्राइवेट जो राजनिधि से पोषित है उस विद्यालय में शिक्षण संस्थान शिक्षा धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो आपने देखा धार्मिक स्वतंत्रता में आर्टिकल 25 में ये है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी धर्म आप धारण कर सकते हैं, मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को डरा धमका कर उस धर्म को धारण नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि आप अपने धर्म के जो संस्थाएं होती हैं वो प्रबंधन कर सकते हैं। और आर्टिकल 27 कहता है कि करों से छूट देता है, आर्टिकल 27। और आर्टिकल 28 कहता है कि किसी भी विद्यालय में, सरकारी हो या गैर सरकारी हो, प्राइवेट हो, वहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। अब आर्टिकल 28 हो गया। पांचवा मूल अधिकार कौन सा है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार ये है 29 और 30 में। ये है 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30। तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, ये दोनों अल्पसंख्यकों के लिए विशेष तौर पर दिया गया है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, कौन है भैया? अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है आर्टिकल 19। मतलब कि अल्पसंख्यक जो है, भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आपकी कोई विशेष भाषा है, आपकी कोई विशेष लिपि है, आपकी कोई विशेष संस्कृति है, तो उसे आप अपने में बनाए रखिए, आपको बनाए रखने का अधिकार देता है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 आपको अधिकार दे रहा है, आप अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति बनाए रखिए, कोई इसमें समस्या नहीं है। क्योंकि भारत सभी धर्मों मतलब अनेकता में एकता है, क्योंकि भारत में कई प्रकार के धर्म रहते हैं, लेकिन सभी धर्मों को क्या स्वतंत्रताएं दी जा रही है कि भाषा, लिपि, संस्कृति आप अपनी अपनी बनाए रखिए। आर्टिकल 29 कहता है। वही आर्टिकल 30 कहता है, आर्टिकल 30 कहता है कि आप अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं।
शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। मतलब कि आप अपने मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने की आज़ादी देता है आर्टिकल 30। आप चाहें तो आप अपने मनपसंद की कोई भी शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। यहाँ तक कि नहीं, आप अपने वर्गों के लिए 50% तक आरक्षण भी दे सकते हैं। 50% सीटों का आरक्षण भी दे सकते हैं कि हमारे वर्ग के लोग 50% जो सीटें हैं उसमें से 50% लोग हमारे ही वर्गों के रहेंगे। इस तरह से ये आज़ादी देता है। लेकिन आर्टिकल 29(1) में ये बातें कही गई है कि अपनी भाषा लिपि संस्कृत बनाए रखने का अधिकार। आर्टिकल 29(2) में कहा गया है कि जैसे भारत का कोई भी विद्यालय है, कोई भी कॉलेज है जो राजनीति से पोषित है, उसमें किसी भी वर्ग के बच्चे अगर आते हैं तो उनको प्रवेश करने से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। किसी भी धर्म का बच्चा है, अगर वो पढ़ने आता है विद्यालय में तो आप उसे नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 29(2) कहता है। और आर्टिकल 30(1) में कहा गया है मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। और आर्टिकल 30(2) में कहा गया है कि आर्टिकल 30(2) में कहा गया है कि जो राज्य है वो अगर जो कॉलेज खोले हैं इसमें राजनीति मतलब कि जो स्कॉलरशिप वगैरह देने से इनकार नहीं कर सकती राज्य सरकार। ये आर्टिकल 30(2) में कहा गया है। आर्टिकल 30(2) में कहा गया है। तो इस तरह से फ्रेंड ये हुआ 5वां मूल अधिकार। अब 6वां और अंतिम मूल अधिकार क्या है उसे मैं बताता हूँ। 6ठा और अंतिम मूल अधिकार कौन सा है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। आप अभी तक जितने मूल अधिकार पढ़े, अगर उस मूल अधिकार का राज्य सरकार या कोई व्यक्ति उस मूल अधिकार का उल्लंघन करता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और आप कहिए जज साहिबा मेरे मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है, कृपया इसे सही करें। तो मतलब जो व्यक्ति आपके मूल अधिकार का उल्लंघन करे रहेगा, राज्य सरकार उल्लंघन करे रहेगी, तो उसको आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक्चुअली में होता ये है कि जो आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32(1) के तहत आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे तो आर्टिकल 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रिटें जारी करता है। क्या फ्रेंड? 5 रिटें जारी करता है। और रिटें मैंने कल ही डिटेल में आपको बताया है। आप अगर इस सभी को जानना चाहते हैं तो पिछली क्लास में जाइए, फिर भी ओवरव्यू दे देता हूँ। एक पहला रिट जारी करता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। दूसरा परमादेश जारी करता है। कौन सा? परमादेश जारी करता है। अधिकार परीक्षा जारी करता है। कौन सा? अधिकार परीक्षा जारी करता है। और इसके अलावा प्रतिषेध जारी करता है। और इसके अलावा उत्प्रेषण। ये 5 रिटें सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32(2) के तहत 5 रिटें जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये पुलिस के अधिकारी के विरुद्ध जारी करता है कि मतलब कोई बंदी व्यक्ति को अगर आपने बंद किया है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण वाली रिट में कहता है। परमादेश ये किसी सार्वजनिक अधिकारी के ऊपर जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने पद का दायित्व तो नहीं समझता है तो उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करता है कि अपने पद का दायित्व तो आप समझे नहीं, अन्यथा आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अधिकार परीक्षा जैसे कोई सार्वजनिक पद है उस पर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से उस पद को धारण कर लिया है तो ये अधिकार परीक्षा रिट जारी करते हुए न्यायालय कहता है कि आपने किस अधिकार से यह पद धारण किया है और उसे हटा देता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी किया जाता है। और प्रतिषेध तब जारी किया जाता है जब कोई अधीनस्थ न्यायालय किसी बात को लेकर कार्रवाई होती रहती है, तभी प्रतिषेध रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट और कहता है कि यह कार्य आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, कृपया करके इस कार्य को आप उच्च न्यायालय में भेजिए या सुप्रीम कोर्ट में भेजिए। तो प्रतिषेध हो गया। उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध ये भी भेजा जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय किसी कार्य के निर्णय को सुना देता है
और वो निर्णय उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, तो उस निर्णय को रद्द करने के लिए उस प्रेषण रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से आपने देखा कि यह पुलिस कार्रवाई के ऊपर, पुलिस अधिकारी के ऊपर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश अधिकार परीक्षा सार्वजनिक अधिकारी के ऊपर, परमादेश की जब कोई सार्वजनिक व्यक्ति अपना दायित्व तो नहीं समझता है तो परमादेश रिट जारी होती है, और जब कोई अवैध तरीके से किसी सार्वजनिक पद को धारण कर लेता है तो अधिकार परीक्षा रिट जारी होती है। और इसके अलावा प्रतिषेध और प्रेषण न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी की जाती है। जब किसी बात की कार्रवाई हो चलती रहती है तो उस कार्रवाई को बंद करने के लिए प्रतिषेध सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, और उत्प्रेषण रिट जारी करती है जब किसी कार्रवाई को निर्णय सुना दिया रहता है तो उस निर्णय को रद्द करने का प्रतिषेध जारी कर सकती है। अब आर्टिकल 32(3) में ये कहा गया है कि संसद चाहे तो जो ये 5 रिटें हैं वो भारत के किसी अन्य न्यायालय को भी ये अधिकार दे सकती है कि वह न्यायालय भी इस अधिकार का उपयोग कर सकती है। ये आर्टिकल 32(3) में कहा गया है। तो इस तरह से ये आर्टिकल 32 हुआ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों? क्योंकि यह पूरे मूल अधिकार का सुरक्षा कवच है, एक तरह से यह सभी की रक्षा करता है आर्टिकल 32। अब एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जो रिट के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तुलना की जाए तो कौन ज्यादा मजबूत है? तो ज्यादा मजबूत हाई कोर्ट है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट यानी एससी, हाई कोर्ट यानी एससी, सुप्रीम कोर्ट तो यही केवल 5 रिटें जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट 5 रिटें तो ये वाली जारी करता है, लेकिन एक रिट और भी जारी करता है। तो इस तरह से ये 6 रिटें जारी करता है, इसलिए रिट के मामले में हाई कोर्ट मजबूत होता है। रिट के मामले में हाई कोर्ट क्या होता है? मजबूत होता है। तो ये भी आप प्रश्न पूछा जा सकता है, इस तरह से आप बता सकते हैं। इसके अलावा अब कौन सा है? बस ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट। एक है आर्टिकल 33 है, 32 तक हो गया, 31 तो पहले ही बता दिए थे। आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 34 है, आर्टिकल 35। आर्टिकल 33 में कहा गया है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी गुप्तचर अधिकारी के विरुद्ध है। और ये सैनिक विधि या मार्शल लॉ और 35 संसद। और तीनों किससे संबंधित है? तो संसद से संबंधित है। तीनों आर्टिकल किससे संबंधित है? संसद से। देखिए, संसद अगर चाहे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी गुप्तचर से कुछ मौलिक अधिकार छीन सकता है आर्टिकल 33 के तहत। गुप्तचर से मूल अधिकार क्यों छीनता है? क्योंकि अगर गुप्तचर का मूल अधिकार इसीलिए छीना जाता है क्योंकि गुप्तचर देश के भीतर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, इसकी जानकारी देते हैं गुप्तचर। तो गुप्तचर को अगर गुप्त ही रखा जाएगा तभी तो ये गुप्तचर का काम करेंगे। अगर उनको सभी अधिकार दिया जाएगा, आर्टिकल 19 जैसे बोलने की आजादी दी जाएगी, मान लीजिए कोई कार्य हो रहा है, उन्होंने सूचना पाया और सूचना को पूरी रास्ता बांटते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब गुप्तचर का मतलब ही नहीं रह जाएगा। तो इस तरह से इंटेलिजेंस ब्यूरो की जैसी जो संस्थाएं हैं, पुलिस फोर्स हैं, उनके या गुप्तचर हैं, उनके ऊपर संसद आर्टिकल 33 के तहत कानून बनाकर कुछ मूल अधिकार को छीन सकती है या मूल अधिकार को कम कर सकती है। आर्टिकल 34 में कहा गया है सैनिक विधि या मार्शल लॉ। किस भारत के किसी देश में मान लीजिए भविष्य में मार्शल लॉ या सैनिक विधि लागू होता है किसी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में जितने भी व्यक्ति रहते रहेंगे, जितनी भी जनसंख्या रहेगी, जो लोग रहेंगे, उनके मूल अधिकार को संसद आर्टिकल 34 के तहत छीन सकती है। आर्टिकल 35 में एक कहा गया है कि संसद अगर मूल अधिकार से संबंधित कोई विधि या कानून बनाना चाहती है तो बना सकती है। जैसे आर्टिकल 16(3) के तहत निवास संबंधित किसी राज्य में निवास संबंधित नौकरियां देते समय व्यवस्था की जा सकती है। और आर्टिकल 32 के तहत आपने देखा, आर्टिकल 32(3) के तहत कि किसी अन्य न्यायालय को भी यह 5 रिटें जारी करने का अधिकार दे सकता है। और आपने देखा आर्टिकल 33-34 में भी क्या मूल अधिकारों को कुछ हद तक कम कर सकती है या छीन कर सकती है। और जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर
कि पीओ जम्मू कश्मीर में मान लीजिए सैनिक विधि या मार्शल लॉ लागू हो गया, तो जम्मू कश्मीर के जितने भी व्यक्ति रहेंगे वो अपने मूल अधिकार का पालन नहीं कर पाएंगे, मतलब कि उनके मूल अधिकार संसद छीन लेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये आर्टिकल 12 से 35 तक आपको याद भी हो गया होगा और ये टॉपिक भी समाप्त होता है। आपको यह क्लास कैसे लगी? अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।